अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉन एडिटोरियल्स के ब्रीफ एनालिसिस के साथ हम हाजिर हैं। हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो आज है वर्ल्ड अफेयर के मुतालिक कि म्यांमार में क्या हो रहा है और किस तरह वहाँ पे ब्लड बाथ जारी है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि येलो कलर में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को बताया जाएगा, ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, ग्रीन कलर में फैक्ट्स को कोट किया जाएगा और करंट अफेयर्स को हाईलाइट किया जाएगा, एंड रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स के मुतालिक बताया जाएगा। हमारा पहला एडिटोरियल है म्यांमार ब्लड बाथ। द सस्टेन्ड सिविलियन रेजिस्टेंस टू म्यांमार मिलिट्री कूप हैज बीन ड्राइंग ए फिरोशियस ब्लडी रिस्पॉन्स फ्रॉम द जंटा। फिरोशियस होता है जी एंग्री, क्रूअल, वायलेंट, फियर्स, एंड जंटा होता है जी a military or political group that rules a country after taking power by force। म्यांमार के केस में ये जो फोर्स के जरिए पावर हासिल की है ये मिलिट्री है, मिलिट्री कूप है। तो इस मिलिट्री कूप के खिलाफ सिविलियन रेजिस्टेंस जारी है, लेकिन अब जो ये है ब्लडी बात की तरफ बढ़ रही है क्योंकि जो आर्मी है वो अटैक कर रही है आम पब्लिक पे। सैटरडे ये डिस्कोर्स मार्कर है फॉलोड बाय ए कॉमा व्हेन द कंट्री वाज ऑब्जर्विंग इन इट्स आर्म्ड फोर्सेस डे। सैटरडे को जो मुल्क है म्यांमार, जिसका ओल्ड नेम बर्मा भी था, वो आर्म फोर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहा था। वाज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट सिंस द जनरल्स सेंट द क्वासी सिविलियन सेटअप पैकिंग ऑन फेब। तो फेब में ये मिलिट्री कूप हुआ, जबकि ये जो सेटअप था इससे पहले वो क्वासी सिविलियन था, मतलब कि मिलिट्री और सिविलियन का कंबाइंड सेटअप था। विद ओवर 100 डेथ्स रिपोर्टेड इंक्लूडिंग ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें अब तक 100 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। As per one count, over 400 people have been killed since the coup took place। एक और काउंट के मुतालिक 400 लोग अब तक कत्ल किए जा चुके हैं जब से ये कूप हुआ है। With soldiers and police officers at times firing into the crowd, जिसमें जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो जो हजूम है, जो एहतजाज कर रहा है, उन पे डायरेक्ट फायर कर रहे हैं। इन्हें बिजार डेवलपमेंट, बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, पिक्यूलियर या ऑड डेवलपमेंट। जो जनरल हैं, जो लीडर हैं इस जंटा के, उनका नाम है जेन मिन ओंग हिलैंग। उन्होंने क्या कहा है? आर्मी सीक्स टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी। आर्मी का मकसद डेमोक्रेसी को महफूज करना है। ये आप देख सकते हैं कि डबल कॉमा में है, तो कोई भी कोटेशन होगी किसी की, कोई भी कॉल होगा किसी का, तो हम उसको इस तरह कोट करेंगे अपने हिस्से में। ऑन द सेम डे सिक्योरिटी मैन वर मोइंग डाउन प्रोटेस्टर्स। उसी सेम दिन जबकि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे वो जो एहतजाज करने वाले थे उनको कत्ल कर रहे थे। इट इज बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन हाउ सच ब्रूटिश टैक्टिक्स विल हेल्प नर्चर डेमोक्रेसी। ये समझ से बाहर है कि इस तरह के जो खतरनाक इक़दामात हैं ये किस तरह से डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करेंगे। द ब्लड बाथ हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। इस पे बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है फ्रॉम मैनी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बहुत सारे लोग जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। However, again एक डिस्कोर्स मार्कर है। इट इज मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ये भी बहुत ज्यादा कंसर्न का मैटर है कि पाकिस्तान कुछ और ममालिक के साथ साथ जो कि बहुत हैंडफुल हैं, लाइक इंडिया, चाइना एंड रशिया, इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है म्यांमार आर्म फोर्सेस डे के परेड में। दिस कंट्री शुड नॉट हैव सेंट एनी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। तो पाकिस्तान को कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजना चाहिए था इवेंट में। मिलिट्री जो इवेंट हो रहा था उसको सेलिब्रेट करने के लिए, खास तौर पर ऐसी मिलिट्री का इवेंट जो कि अपने ही लोगों को बेरहमाना कत्ल कर रही है। द हाइब्रिड मिलिट्री रिजीम लेड बाय ऑंग सैन सू की। तो इससे पहले जो हाइब्रिड मिलिट्री और सिविल रिजीम थी वो कौन लीड कर रही थी? वो ऑंग सैन सू की लीड कर रही थी। दैट वाज डिस्प्लेड बाय द जनरल्स, जिसको जनरल्स ने हटा दिया ओहदे से। वाज हार्डली ए मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो वो भी, उनकी भी जो हुकूमत थी वो कोई गुड गवर्नेंस की मिसाल नहीं थी या डेमोक्रेसी को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी क्योंकि वो हाइब्रिड रिजीम थी। However, ताहम इट रिप्रेजेंटेड सम होप ऑफ म्यांमार। लेकिन ये फिर भी म्यांमार के लिए, बर्मा के लिए एक उम्मीद थी which had only recently emerged from the decades of military rule, जो कि अभी अभी मिलिट्री रूल से उभरा था। Now the clock has been turned back। अब जबकि घड़ी को पीछे की तरफ मोड़ा जा चुका है। And while the generals have promised an election, जनरल ने हालांकि एक इलेक्शन का प्रॉमिस भी किया है, no one knows, कोई नहीं जानता when this will materialize, ये कब हैपन होगा। It is also possible, ये भी मुमकिन है, that the junta will decide to do away with the hybrid system altogether and install a puppet regime। कि जो ये मिलिट्री कूप है, ये जो फोर्स है, मिलिट्री फोर्स, ये कोई ऐसा हाइब्रिड सिस्टम को खत्म कर सकती है और एक पपेट रिजीम भी, पपेट गवर्नमेंट भी ला सकती है।
द फैक्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ एडिंग नेशनल इंटीग्रिटी, हकीकत ये है कि ये नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत नहीं कर रहा, अथॉरिटेरियनिज्म ओनली हेल्प्स टू फर्दर फ्रैगमेंट नेशन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो अथॉरिटेरियनिज्म होती है ये जो नेशन होती है इसको फ्रैगमेंट करने में, इसको तोड़ने में किरदार अदा करती है, स्पेशली एथनिकली हिट्रोजीनियस वन सच एज म्यांमार, खास तौर पे ऐसी कौमें जो कि रेशियल तौर पे जिनमें बहुत ज्यादा तजाद होता है, बहुत ज्यादा अक़वाम वहां पे बसती हैं, तो इसमें जो नेशनल फ्रेगमेंटेशन के चांस होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। इन आइडियल वर्ल्ड द म्यांमार मिलिट्री वुड एग्री टू गो बैक टू द बैरक्स एंड रिस्टोर पावर टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। आइडियल वर्ल्ड में म्यांमार की जो मिलिट्री है इसको वापस बैरक्स में जाना चाहिए था और इलेक्टेड गवर्नमेंट को बहाल करना चाहिए था। हाउएवर ताहम दिस इज फार फ्रॉम एन आइडियल सिचुएशन, ये कहीं भी आइडियल सिचुएशन के करीब नहीं है, एंड इट इज हाईली अनलाइकली दैट द जनरल्स विल रिलिंक्विश पावर्स एनी टाइम सून, के जो जनरल्स हैं वो अपनी पावर्स को जल्द ही तर्क कर देंगे। रिलिंक्विश का मतलब होता है रिनाउंस कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना। Their actions will invite isolation, इनके एक्शन की वजह से आइसोलेशन आएगी, सैंक्शंस लगेंगी फ्रॉम द वेस्टर्न लेड ब्लॉक की तरफ से, दो द जनरल्स नो, हालांकि जनरल्स जानते हैं कि दे कैन गेट अवे विद इट थ्रू द सपोर्ट ऑफ पावरफुल फॉरेन फ्रेंड्स, के वो पावरफुल उनके फॉरेन फ्रेंड्स हैं उनकी मदद से वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। द साइकिल ऑफ वायलेंस इज लाइकली टू कंटिन्यू, ये जो वायलेंस का चल रहा है साइकिल ये जारी रहेगा अंटिल द मिलिट्री फील इट कैन नो लॉन्गर अफोर्ड इंटरनेशनल आइसोलेशन, जब तक मिलिट्री ये फील नहीं कर रही थी वो इंटरनेशनल सतह पर अलग हो रहे हैं या आइसोलेशन फील कर रहे हैं। जस्ट व्हेन दे रीच द रियलाइजेशन इज एनीवन्स गेस, वो कब इस रियलाइजेशन पे, इस हकायक पे पहुंचेंगे ये अभी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा, वो है अबाउट हीट वेव इन कराची। कराची में हम जानते हैं कि हर साल एक हीट वेव आती है, तो ये जो आर्टिकल है इसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक फैक्ट्स मिलेंगे। समर हैज अराइव्ड, समर आ चुका है इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद फुल फोर्स, बहुत सारे मुल्क के पार्ट्स में अपने पूरे जोबन के साथ। द मेट ऑफिस क्या होता है? मेटीरियोलॉजिकल ऑफिस, जो कि वेदर के मुतालिक बताता है। हैज प्रिडिक्टेड, उन्होंने ये निशानदही की है दैट हीट वेव इज ड्यू टू स्ट्राइक कराची एंड सम अदर एरियाज ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान आफ्टर मार्च 30, के मार्च 30 के बाद जो हीट वेव है वो हिट करेगी कराची में, कुछ सिंध के एरियाज में और कुछ बलोचिस्तान के एरियाज में भी। It has warned that the heat wave will hit Karachi particularly hard with temperature expected to rise to 39 degree during the day and humidity levels reaching 64%। ये जो उसने फैक्ट्स बताए हैं कि जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री तक राइज हो जाएगा और जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 64% तक चला जाएगा। दो पार्ट्स ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान such as जैकबाद एंड सिब्बी are known for their overwhelmingly हॉट एंड ड्राई समर, जो सिंध के और बलोचिस्तान के कुछ पार्ट्स हैं लाइक सिंध में जैकबाद और बलोचिस्तान में सिब्बी, उनको पहले ही जाना जाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्म और खुश्क मौसम होता है। आगे ये डबल डैशेज हैं, डबल डैशेज हम जैसा कि जानते हैं कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे, ये पंक्चुएशन मार्क्स की एक टाइप है। तो हम इसको जो डबल डैशेज में होता है सेंटेंस, इसको पिछले सेंटेंस से अलग करके पढ़ते हैं। लाइक हॉट समर एंड हीट वेव्स इन कराची हैव बिकम ए रेगुलर फिनोमेना ओनली इन द रिसेंट ईयर, ये एक रेगुलर अमल बन चुका है जो मौजूदा साल है। द टेम्परेचर ऑफन सोर्स एज हाई एज बिटवीन 45 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है जैकबाद एंड सिब्बी में। Perhaps the first recorded heat wave of its kind struck the megapolis in June, इस तरह की पहली जो हीट वेव आई थी वो जून 2015 में आई थी जिसने कराची को हिट किया था। द पीपल वर कॉट कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, तब लोग भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेडली हॉट डेज इट वाज रिपोर्टेड दैट ओवर 2000 पीपल इन द सिटी पेरिश का मतलब होता है डाई, मर जाना। कुछ ही दिनों के अंदर तकरीबन 2000 लोग मर चुके थे। विद द क्राइसिस बीइंग एक्सरबेटेड का मतलब होता है बढ़ जाना, क्राइसिस बढ़ चुका था। एज इट वाज द मंथ ऑफ फास्टिंग, क्योंकि ये रमजान का महीना था। अमंग द डेड, जो लोग फौत हुए उनके दरमियान ए लार्ज नंबर कंप्राइज द एल्डरी, बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे। द होमलेस, ऐसे लोग थे जिनका कोई घर नहीं था। दोज लिविंग इन इरेगुलर हाउसिंग सेटलमेंट, या जो ऐसे गैर कानूनी या इरेगुलर, जो मतलब के जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, ऐसी हाउसिंग सेटलमेंट में रह रहे थे। वेयर हाउसेज आर ऑफन स्मॉल, जहाँ पे घर अमूमन छोटे होते हैं। एंड पोरली वेंटिलेटेड, और पे वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। एंड वेयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज अनरिलायबल, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रिलायबल नहीं होती। इनफैक्ट ये डिस्कोर्स मार्कर है, आप डिस्कोर्स मार्कर्स को अलग अपने पास जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपके पास ये जो हम रोज डिस्कोर्स मार्कर एक्सप्लेन करते हैं ये एक फॉर्म में आ जाए। अब जब भी अपना सेंटेंस, अपना
स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ तो आप उसमें आपको कम से कम 1 से 2 शुरू करने चाहिए। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको कम से कम 18 आपने लिखने होते हैं अपनी जो वर्ड काउंट है उसको मीट करने के लिए। तो आपको चाहिए कि आप ये डिस्कोर्स मार्कर्स को नोट डाउन करते जाएं ताकि आप अपने हर पैराग्राफ में डिफरेंट किस्म के डिस्कोर्स मार्कर्स को पुट कर सकें, और पंक्चुएशन मार्क्स को भी नोट करते जाएं ताकि आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल जान सके। ये आपके आर्टिकुलेशन स्टाइल को मजीद इंप्रूव कर देगा और एग्जामिनर पे ये गुड इम्पैक्ट डालेगा। इन फैक्ट कराची आल्सो एक्सपीरियंस एन अनयूजुअल हीट वेव एट द टेल एंड ऑफ समर सीजन इन अक्टूबर लास्ट ईयर। तो अक्टूबर का जो आखिरी महीना था उसमें कराची में भी इस तरह की हीट वेव आई थी, लास्ट ईयर भी। दिस इज लिटिल डाउट, इसमें बहुत कम शक है दैट इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, जो ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हीट वेव्स की, इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। दो हाई टेम्परेचर अप टू 55 डिग्री हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड इन जैकबाद एंड सिंधी सिबी और जैकबाद में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन मर्करी लेवल्स, जो और मर्करी लेवल में भी एक बहुत ज्यादा इंक्रीज देखी गई है। टर्न्स कराची इनटू ए व्हाट एक्सपर्ट्स कॉल, इसकी वजह से कराची को अब एक्सपर्ट्स क्या कहने लगे हैं, एक अर्बन हीट आइलैंड कहने लगे हैं जी, विद डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके बहुत ज्यादा खतरनाक नताइज होंगे। मेट ऑफिशियल्स हैव एडवाइज सिटीजंस टू स्टे इंडोर्स, जो वेदर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सिटीजंस को, ये शहरियों को ये एडवाइस किया है कि वो घर के अंदर रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लेकिन ये काफी नहीं होगा। द अथॉरिटीज शुड इमीडिएटली टेक स्टेप्स, अथॉरिटीज को स्टेप्स लेने चाहिए फौरी तौर पर टू सेट अप टेम्परेरी शेल्टर्स, के वो जो शेल्टर हैं, पनाहगाहें हैं जो आर्जी हों उनको वो कायम करें, वेयर पीपल कैन रेस्ट, जहां पे लोग रेस्ट कर सकें एंड हाइड्रेट देमसेल्फ, और खुद को हाइड्रेट कर सकें। ओवर द लॉन्ग टर्म द अथॉरिटीज शुड आल्सो वर्क विद अर्बन प्लानर्स, अथॉरिटीज को अर्बन प्लानर्स के साथ भी काम करना चाहिए एंड अदर प्रोफेशनल्स, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ भी, टू क्रिएट मोर ग्रीन स्पेसिस, के ज्यादा से ज्यादा सब्जादार जगह पैदा की जाए इन द सिटी, शहर के अंदर, एंड इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकते हैं। दो कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन ये उन खित्तों में आता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। हमारा जो लास्ट एडिटोरियल है वो हाउसिंग डिफिकल्टीज के बारे में है, जो कि मुश्किलात हैं गवर्नमेंट फेस कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डायरेक्शन टू द स्टेट बैंक, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी हैं और जो दूसरे स्टेट एंड नेशनल बैंक्स हैं उनको टू फैसिलिटेट पीपल, के लोगों को सहूलत मुहैया करें, सीकिंग लो कास्ट, जिनकी कम कीमत हो, सब्सिडाइज्ड होम, सब्सिडीज घर के जो लोन्स मिलते हैं उन पे, अंडर हिज नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, जो वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जिन्होंने लॉन्च किया है, रिफ्लेक्ट ये शो करता है द स्लोअर देन एक्सपेक्टेड पिकअप ऑफ मोर्टगेज फिनांसिंग इन कंट्री, के जो मोर्टगेज फिनांसिंग है कंट्री में वो बहुत ज्यादा स्लो है जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। मोर्टगेज क्या होता है जी? मोर्टगेज होता है ऐसा लोन दैट द बोरोवर यूजेस टू परचेज और मेंटेन ए हाउस, जो कि मेंटेन हाउस को खरीदने या मेंटेन करने के लिए लिया जाता है। एड्रेसिंग ए टेलीथॉन ऑन संडे, द प्रीमियर आल्सो इंस्ट्रक्टेड द सेंट्रल बैंक to push commercial banks to ease housing loan processes. What does all this signify? तो जो संडे को है वो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी इंस्ट्रक्ट किया है सेंट्रल बैंक्स को कि वो कमर्शियल बैंक को भी पुश करें कि वो हाउस लोन्स दें। इससे हमें क्या अहमियत नजर आती है? तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें ढेर सारे डिस्कोर्स मार्क कर रहे हैं, लाइक फॉर स्टार्टर, सेकंड, बाय डूइंग सो, स्टिल, थर्ड। ये शो करता है किस तरह से हमने अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए। और इस तरह कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी होते हैं डिफरेंट सेंटेंस में, लाइक हाउएवर, देयरफॉर। ये जब हम कंक्लूड करते हैं तो वहां पे हम हाउएवर, देयरफॉर, हेंस, सो ये प्लेस करते हैं। कंक्लूसिवली, ब्रीफली जब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस तो हम इस तरह से डिस्कोर्स मार्कर प्लेस कर रहे होंगे। इट अंडरलाइंस द गवर्नमेंट्स कंसर्न अबाउट द स्लो अपटेक इन हाउसिंग लोन्स एंड फैक्ट दैट एस्पायरिंग होम ओनर्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग बैंक फाइनेंसिंग। के ये जो गवर्नमेंट्स का जो कंसर्न है ये शो करता है कि किस तरह से जो हाउस लोन्स हैं वो बहुत स्लो तरीके से दिए जा रहे हैं, और ये इस हकीकत को भी जाहिर करता है कि जो लोन लेने वाले हैं, बोरो करने वाले हैं, होम ओनर्स, उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड, दूसरे नंबर पर इट शोज दैट द सेंट्रल बैंक कुड नाउ पुट मोर प्रेशर ऑन अनविलिंग कमर्शियल बैंक टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन। सेंट्रल बैंक जो है वो प्रेशर डालेगा कमर्शियल बैंक्स पे जो लोन प्रोसेस है उसको तेज करने के लिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से बैंक्स वुड बी फोर्स्ड टू गो फॉर रिस्कियर लेंडिंग, तो उनको रिस्कियर लोन देने पड़ेंगे। स्पाइट ऑफ रिपीटेड assertions by the central banks that the state bank would
merely be refinancing loans to expand the mortgage industry and that credit risk decisions would be taken by the lender. तो जी ये जो क्रेडिट जो है रिस्क हो गए डिसीजंस के, उन्होंने लोन की रिकवरी भी करनी होगी, लोन वापस भी लेने होंगे, इसको जो वो भुगतना पड़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ जो कमर्शियल बैंक हैं या रेलिवेंट बैंक है उनको खुद देखना पड़ेगा कि उन्होंने रिकवरी किस तरह से करनी है. स्टिल फिर भी कमर्शियल बैंक्स आर रिलेक्टेंट, बहुत मोहतात हैं टू गिव हाउसिंग लोन्स देने में, एज दे बिलीव, क्योंकि उनका यकीन है दैट एक्सपेंडिंग द मॉर्टगेज इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल. ये जो हाउस इंडस्ट्री है इसको इसके जो लोन है ये देना मुमकिन नहीं है विदाउट अ स्ट्रॉन्ग foreclosure law that lets them repossess the property in case of default or prepayment. कि अगर डिफॉल्ट होता है, पेमेंट वापस नहीं होती, तो वो किस तरह से अपना लेंगे, इसके बारे में कोई लॉ नहीं है. तो फोरक्लोजर लॉ क्या होता है जी? ए लीगल प्रोसेस इन विच ए लेंडर अटेम्प्ट्स टू रिकवर द बैलेंस ऑफ लोन फ्रॉम द बोरोवर. The government has time and again promised to improve the foreclosure laws but has not done anything. गवर्नमेंट ने foreclosure law को भी improve नहीं किया, हालांकि उन्होंने कई बार ऐसा promise किया है. Third, then it implies that government may ask NBP, national bank से government ask कर सकती है to pursue a more liberal mortgage policy, कि वो बहुत ज्यादा एक liberal किस्म की mortgage policy को अपनाएं to make up the reluctance of private banks. जो private banks जो हैं reluctant हैं, मुहतात हैं, उसके जो है पॉलिसी को मोर्टगेज ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि वो अपनी जो लोन है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स करें. दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द बैंक्स बैलेंस शीट. ये बैंक्स बैलेंस जो शीट है उसके लिए भी बहुत खतरनाक होगा, डिजास्टर्स होगा. वी स्टिल रिमेंबर द येलो कैब स्कीम लॉन्च बाय PMLN गवर्नमेंट इन 1990s, जैसा कि उस येलो कैब स्कीम के साथ हुआ था जो कि PMLN ने 1990s में लॉन्च की थी. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट सेज दैट total national housing deficit is over 10 million units, with the gap increasing by 350,000 units annually. The incremental deficit is estimated to rise to 4 lakh units. Some believe that an increase in housing and construction pushes growth in 30 to 40 related industry in the economy. One estimate indicates that an increase of 1 lakh in housing unit in 1 year contributes up to 2% of GDP. तो ये जी फैक्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक ने कुछ एस्टिमेट्स लगाए हैं, तो आपको इनको मेमोराइज करना होगा ताकि आपको अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर सकें कहीं भी इनको प्लेस करके. बिसाइड्स इसके अलावा द प्रोविजन ऑफ हाउसेज टू द पीपल सिग्निफिकेंटली कट्स हेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक सोशल कॉस्ट इम्पोज्ड बाय द इनफॉर्मल अर्बन सेटलमेंट्स. तो जी अगर हम ज्यादा हाउसिंग के जो हैं उसको बजट दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो हेल्थ सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है या दूसरा सोशल सेक्टर है जो हमारा, उसकी जो कास्ट है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा. But the development of housing depends largely on the vibrant mortgage market, which is virtually non-existent here. लेकिन ये डिपेंड करता है कि mortgage market है वो किस तरह की है, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती. Most countries that have overcome their housing deficits have done so by creating a functioning mortgage industry and offering ordinary people a range of borrowing options to purchase or build a house. तो ये mortgage industry है, इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने ऑफर किए हैं बहुत सारे लोगों को कि वो बोरो कर सकते हैं या अपने हाउस बिल्ड कर सकते हैं. Although the State Bank has taken some important initiatives, स्टेट बैंक ने कुछ अहम इनिशिएटिव लिए हैं टू इनकरेज बैंक्स टू एक्सटेंड होम लोन्स, के वो बैंक को इनकरेज कर सके कि वो जो अपने होम लोन थे उनको बढ़ा दे, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ताकि वो गवर्नमेंट की जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर सके. द बैंक्स रिमेन रिलेक्टेंट, ताहम फिर भी जो बैंक हैं वो मोहतात हैं लोन देने में. द हाउस इनिशिएटिव विल नॉट टेक ऑफ in a big way until we have a viable mortgage industry. ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हमारे पास एक mortgage की proper industry नहीं होगी. That in turn will remain a pipe dream as long as the government does not strengthen recovery laws to protect the banks from potential losses. ये तब तक मुमकिन नहीं होगा या एक ये ख्वाब रहेगा जब तक गवर्नमेंट जो रिकवरी लॉज हैं, जो लोन रिकवर करने के कवानीन हैं, उनको इम्प्रूव नहीं करती. क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, जब लोन वापस करना होता है तो वो स्टे ले लेते हैं कोर्ट से. इस तरह से जो बैंक्स हैं वो पोटेंशियल लॉस में चले जाते हैं. इन टर्न ये पंक्चुएशन मार्क्स में है, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से पंक्चुएशन मार्क्स है जी? तो ये डबल कॉमास हैं, और डबल कॉमास विल नेवर ब्रेक द फ्लो ऑफ सेंटेंस, और ये एक तरह का डिस्कोर्स मार्कर भी है. दैट इन टर्न विल रिमेन, हम इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते थे, दैट विल रिमेन ए पाइप ड्रीम. बट ये इंटर लिखने से जो सेंटेंस की जो ब्यूटिफिकेशन है इसमें इन्हेंसमेंट हो गई है. तो ये था जी आज के एडिटोरियल्स के बारे में. 30 मार्क्स को शाये हुए, तो काइंडली अपना फीडबैक, कमेंट्स एंड लाइक्स देना मत भूलिएगा. योर सजेशंस आर मोर देन वेलकम. थैंक यू सो मच.